वर्ष 2019 में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में एक तरफ जब भारतीय जनता पार्टी के साथ शिवसेना मिलकर चुनाव लड़ती है तो दूसरी तरफ चुनौती देती हुई नजर आती है एनसीपी और कांग्रेस। जी हां, वही एनसीपी जिसकी स्थापना खुद शरद पवार ने की है और शरद पवार वो नेता हैं जो महाराष्ट्र की राजनीति के महाराज के तौर पर देखे जाते हैं। शरद पवार कई बार महाराष्ट्र में सत्ता का तख्ता पलट करने में कामयाब हुए हैं। दिल्ली से लेकर मुंबई तक की राजनीति के मंजे हुए खिलाड़ी माने जाते हैं और महाराष्ट्र की राजनीति में 80 साल से भी अधिक उम्र होने के बावजूद अपना सियासी वर्चस्व अभी तक बचा कर रखे हुए हैं। लेकिन 2019 के चुनाव के बाद महाराष्ट्र में एनसीपी में भूचाल देखने को मिला। कुछ वक्त तक जहां पर भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना ने सरकार चलाई, उसके बाद एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे अलग अलग हो गए और भारतीय जनता पार्टी के साथ उद्धव ठाकरे मिलकर वहां पर सरकार बना लेते हैं। लेकिन एकनाथ शिंदे ने बगावत करते हुए उद्धव ठाकरे को तगड़ा झटका दिया और भाजपा के साथ मिलकर अब मुख्यमंत्री बन जाते हैं। वही वर्ष 2023 में एंट्री होती है। 1 जुलाई 2023 को एनसीपी में शरद पवार के भतीजे अजीत पवार अपने साथी 8 विधायकों को लेकर सरकार में शामिल होने का फैसला करते हैं। उसके बाद तमाम विधायक मंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर आते हैं और शरद पवार के लिए एक बड़ा झटका साबित होता है। ऐसे में शरद पवार चिंता में होते हैं कि अब क्या किया जाए, क्योंकि एनसीपी का सियासी वर्चस्व खतरे में दिखाई देने लगता है। क्योंकि सुप्रिया सुले जो कि लोकसभा की सांसद हैं, शरद पवार की बेटी हैं, उनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाने के फैसले के बाद ये तमाम राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिला। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से शरद पवार यहां पर सियासी हाशिए पर नजर आए, क्योंकि सरकार में शामिल हो गए भतीजे अजीत पवार, वही अजीत पवार जिनकी उंगली पकड़कर शरद पवार ने राजनीति के गलियारों में चलना सिखाया और उसके बाद उन्हीं को करारा झटका देते हुए सरकार में शामिल हो जाते हैं। लेकिन जिस प्रकार से वहां पर 6 महीने तक निर्वाचन सदन में चक्कर लगाने के बाद यह फैसला आता है कि शरद पवार नहीं बल्कि अजीत पवार ही असली एनसीपी के दावेदार हैं, यानी कि अजीत पवार ही अब सर्वे सर्वा के तौर पर काम करते हुए दिखाई देंगे एनसीपी के अध्यक्ष के तौर पर। ऐसे में शरद पवार की मुश्किलें और बढ़ती नजर आती हैं और शरद पवार जिस तरीके से राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी माने जाते हैं, उसी तरीके से अब वो सुप्रीम कोर्ट का भी रुख करने वाले हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि निर्वाचन आयोग के इस फैसले से मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूं और आगे आने वाले वक्त में हम पूरी कानूनी लड़ाई लड़ने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज रूम में इस वक्त मेरी मौजूदगी है। रंग बदलती हमारे राजनीति, हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। पहला सवाल रहेगा न्यूज रूम में मौजूद मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी से। अमन जी, जिस तरीके से शरद पवार को झटका लगा है, एनसीपी के दावेदारी दे दी गई है अब अजीत पवार को, निर्वाचन आयोग का ये फैसला और इसके बाद शरद पवार का एनसीपी के तौर पर यहाँ पर सियासी भविष्य किस तरीके से देखते हैं? देखिए, बिल्कुल महाराष्ट्र की बात करें और इसमें शरद पवार की बात ना हो तो ऐसा मुमकिन लगता नहीं, क्योंकि बहुत अरसा उन्होंने राजनीति की है, बहुत बड़ा नाम राजनीति के क्षेत्र में है। लेकिन जिस तरह से कई बार कहा जाता है कि अपनों से ही आदमी हार जाता है, वहीं अजीत पवार के रुख ने जिस तरह से उनको बेबस किया और तकरीबन 40-41 विधायक उनके समर्थन में आ गए। उसके बाद बीजेपी में वो शामिल हो जाते हैं और इस तरीके से सरकार में सत्ता में आ जाते हैं। लेकिन शरद पवार जिससे लड़ाई लड़ते हुए नजर आए, लेकिन वो लड़ाई अब लगता है वो हार जाएंगे, क्योंकि जो संजय राउत हैं शिवसेना के, कह रहे हैं कि इस समय जो चुनाव आयोग है उसने पूरी तरह से बीजेपी का दामन थाम लिया है। सारी की सारी जो कार्रवाई कर रहा है बीजेपी के कहने पर कर रहा है और जिस तरह से पार्टियों का बंटाधार किया जा रहा है वो अपने आप में बहुत सोचनीय प्रश्न है कि जो कह सकते हैं क्षेत्रीय पार्टियां हुआ करती थी वो लगातार टूट रही हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बीजेपी के ऊपर आरोप इसलिए भी लग रहे हैं कि ज़्यादातर जो बीजेपी ही उनमें टूट में जिम्मेदार मानी जाती है। आप देखिए जिस तरह से शिवसेना अच्छी भली पार्टी, बड़ी पार्टी, उसको 2 फाड़ किया, एनसीपी का ऐसे ही किया, मुकेश सहनी की जो पार्टी थी बिहार के अंदर उसको भी ऐसे ही किया। हमने देखा कि मध्य प्रदेश में भी एक तरीके से जो सिंधिया को अपने खेमे में मिला लिया। ऐसे कितने ढेरों एग्जाम्पल है जो कहीं ना कहीं साबित करते हैं कि बीजेपी सत्ता को पाने के लिए किस लेवल तक गुजर रही है। तो ऐसे में शरद पवार का जो दर्द है मेरे ख्याल से वो बयां भी नहीं कर पा रहे होंगे अगर देखा जाए, क्योंकि एक लंबा अरसा उन्होंने गुजारा है। तो ऐसे वक्त में अगर किसी और से लड़ाई होती तो शायद वो दमखम के साथ लड़ते भी, लेकिन यहाँ पर उनके भतीजे नहीं, जिस तरह से पार्टी के ऊपर कब्जा कर लिया है, पार्टी के तमाम विधायकों को अपने साथ मिला लिया है, ये उनके लिए बड़ा सोचनीय और गंभीर प्रश्न भी है। क्योंकि जब
इंडी गठबंधन की बात हो रही तो ऐसा लगा कि एनसीपी इसमें कोई बड़ी भूमिका निभाती हुई नजर आएगी, लेकिन अब चूंकि ऐसा लग रहा है कि जो अजीत पवार है उनका एक तरीके से पूरा हक हो गया है पार्टी के ऊपर, तो यहाँ से इंडी गठबंधन भी मुझे लगता है और ज्यादा कमजोर यहाँ पे होगा। अमन जी, सुप्रीम कोर्ट में यदि शरद पवार गुट जाता है, कितनी राहत देखते हैं वहां से, कितनी राहत मिलती नजर आती है? देखिए दिनेश जी, अगर सुप्रीम कोर्ट जाता है, विकल्प तो उनके पास कई सारे हैं, जरूर जाएंगे और जाना भी चाहिए, लेकिन उससे पहले जिससे लोकसभा चुनाव है उसको देखते हुए जिस तरह से पार्टी उनकी दो हिस्सों में बटी और उनके हिस्से भी छोटा सा एक कह सकते हैं कि गुट रह गया है, तो ऐसे में अब सवाल यही बनता है कि क्या वो जो जिस कॉन्फिडेंस से लड़ते, क्या वो अब लड़ पाएंगे, क्या वाकई वो अपनी पार्टी को फिर मजबूत कर पाएंगे, और अजीत पवार क्या फिर जिस तरह से उन्होंने कब्जा किया है क्या फिर अपने किए पे पछतावा उनको होगा? क्योंकि मुझे याद है कि जब महाराष्ट्र में सरकार बन रही तो उस समय भी अजीत पवार जो थे तमाम अपने लोगों को लेकर बीजेपी में शामिल हुए थे। उस समय वो उप मुख्यमंत्री बन गए थे, देवेंद्र फडणवीस जो थे वो मुख्यमंत्री बन गए, और ये सब कुछ घटनाक्रम सुबह में भोर होते हुए हुआ था, तो लगातार देखा गया। लेकिन क्या ऐसे में अब एनसीपी और खासकर शरद पवार जो है वो लड़ाई लड़ते हुए नजर आएंगे, और क्या कोर्ट से फैसला उनके हक में आएगा? अगर नहीं आता तो यहाँ मानकर चलिए कि उनकी राजनीति पे भी एक तरीके से फुल स्टॉप लगता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल। तो जिस तरीके से शरद पवार से छीनकर पार्टी का नाम और निशान अजीत पवार गुट के पक्ष में यहां पर निर्वाचन आयोग ने दे दिया है, ऐसे में अगला सवाल रहेगा अक्षय जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम घटित हुआ है, सुप्रिया सुले जो कि शरद पवार की बेटी, उनका साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी यहां से विपक्ष को खत्म करना चाहती हैं, यानी कि विपक्ष मुक्त भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं। कितना यहाँ पर रोष देख रहे हैं, और क्या आगामी जो चुनाव हैं उनमें इसका इम्पैक्ट दिखाई देगा, क्योंकि करीब 2 महीने के बाद चुनाव होने वाले हैं? देखिए दिनेश, सुप्रिया सुले का जो बयान है वो मैं कहूँगा पहला या नया बयान नहीं है विपक्षी नेताओं के द्वारा। विपक्ष लगातार ही ये बात कहता नजर आता है कि यहाँ विपक्ष को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, तमाम तरीके से इस तरह की चीज़ें यहाँ लगातार विपक्षी नेताओं के द्वारा कही जाती है। लेकिन अब जिस तरीके से ये जो फैसला चुनाव आयोग ने मंगलवार शाम को अजीत पवार के फेवर में लिया है, ये वाकई में यहाँ शरद पवार की चिंताएं बढ़ाने वाला है, और केवल शरद पवार की नहीं, इससे आप देखिए इंडिया गठबंधन पर भी फर्क पड़ेगा। 48 लोकसभा सीटें महाराष्ट्र में आती है, और इंडिया गठबंधन में इन 48 लोकसभा सीटों को मुख्य रूप से 3 धड़ों में बांटना था, जिसमें से एक धड़ा शिवसेना का था, उद्धव गुट शिवसेना का, दूसरा यहाँ पर शरद पवार गुट एनसीपी का था, और तीसरा यहाँ पर कांग्रेस थी। अब यहाँ पर इस चीज पर भी फर्क पड़ेगा। अब आप ये देखिए कि जिस तरीके से सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस और शिवसेना में तकरार हुआ, कांग्रेस शिवसेना को यह कह रही थी अब तो आपकी पार्टी पूरी भी नहीं है, किस आधार पर आप 48 में से 23 सीटें मांग रहे हैं। तो संभावना अब ये भी है कि जो फैसला अब यहाँ शरद पवार के खिलाफ चुनाव आयोग ने लिया है, इस पर भी कहीं ना कहीं सीट शेयरिंग में मुद्दा उठ सकता है। ये मुद्दा कहीं ना कहीं सीट शेयरिंग के दौरान चर्चा में उठ सकता है कि आपकी तो पार्टी के पास आपका अपना चिन्ह नहीं रहा, आप इतनी सीटों की मांग कैसे कर सकते हैं। तो वाकई में यहाँ इंडिया गठबंधन के लिए चिंताएं भी बढ़ेंगी, चर्चा के दौरान विवाद भी बढ़ेगा, और चुनावों में वाकई में यहाँ मुसीबत भी बढ़ेंगी। बिल्कुल। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के लिए भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि एनसीपी शरद पवार जो है इंडिया गठबंधन में शामिल हैं, और ऐसे में आने वाले चुनाव से पहले पार्टी का जो नाम और निशान जो है अजीत पवार के गुट में दिया गया है, वो कहीं ना कहीं इनके लिए चिंता का विषय बनने वाला है। नाजमीन से अगला सवाल रहेगा। नाजमीन, जो फैसला निर्वाचन आयोग का आया है, यहाँ पर शरद पवार को कड़ा झटका लगता नजर आया है, तो क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में 48 सीटों वाले महाराष्ट्र पर विपक्ष अपनी मजबूती से चुनाव लड़ पाएगा, या फिर छिटपुट नजर आएगा? विपक्ष की मजबूती की बात करते हुए नजर आ रहे हैं, तो विपक्ष वैसे ही यहाँ पर कमजोर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से इंडिया अलायंस का यहाँ पर गठन किया गया था, अब देखिए कि कैसे यहाँ पर पार्टियां अपना साथ उनसे हटाती हुई नजर आ रही हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो जयंत चौधरी को ऑफर 4 सीटों का मिलता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, ये कहा जा रहा है। तो जयंत चौधरी भी भारतीय जनता पार्टी के ऑफर को स्वीकार करते हुए भी नजर आ सकते हैं। तो ये खेल महाराष्ट्र में भी देखने को मिल सकता है, जैसे शरद पवार से उनकी पार्टी का नाम, उनकी पार्टी का चिन्ह छीन लिया जाता है। यही ठीक उद्धव ठाकरे के साथ भी होता हुआ नजर आया। एकनाथ शिंदे ने कैसे पहले यहाँ पर विधायकों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दी, खुद मुख्यमंत्री बन गए, और उसके बाद उद्धव ठाकरे का चिन्ह और नाम भी छीन लिया। और जिस तरीके से जब लड़ाई उद्धव ठाकरे ने लड़ी, तो यहाँ पर एकनाथ शिंदे की जीत होती हुई नजर आती है। यहाँ पर भी वही पूरी प्रक्रिया देखने को मिली कि अजीत पवार को ही सही ठहराया गया, और ये कहा गया कि अजीत पवार के पास ही यहाँ पर नाम और चिन्ह होना चाहिए, तो उप मुख्यमंत्री वो भी बन जाते हैं। तो ये सारा खेल सीटों को लेकर होता है। लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरीके से यहाँ पर एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की जीत हो रही है, तो कहीं ना कहीं यही इशारा दिया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन, ये तमाम विपक्षी पार्टियां कमजोर होती हुई नजर आ रही हैं।
बिल्कुल, तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन में कमजोरी होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव बिल्कुल समीप आ चुके हैं और आगामी वक्त में यहाँ पर विपक्षी एकता को बड़ी ठेस लग सकती है यदि शरद पवार के पक्ष में यहाँ पर कोई आगामी फैसला नहीं आता है। अब देखना यही है कि शरद पवार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा किस वक्त खटखटाते हैं और सुप्रीम कोर्ट से एनसीपी शरद पवार को कितनी राहत मिल पाती है। न्यूज रूम से हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।